हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु मिश्रा आप सभी के सामने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 की अपवाह तंत्र तीसरा चैप्टर और उसका आज भाग 6 लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को रिकैप करा दूं कि अभी से मैंने पहले अ, अपवाह तंत्र पढ़ा रहे थे, यानी कि नदियां। नदियों में दो तरह की नदियां, एक उत्तर भारत की नदियां, एक दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत की नदियों में तीन समूह हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और गंगा नदी तंत्र मैंने पढ़ा दिया। आज मुझे आप लोगों को तीसरा तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने के बाद उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी नदियां, सदा नीरा नदियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर हम भारत की जलवायु स्थिति वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए थोड़ा सा हम मैप बना देते हैं। मैप बनाने के बाद हम फिर चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैंने पूर्वोत्तर भारत बना दिया और यहां से मैं इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी को ये आपकी गंगा नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सांगपो है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम तिब्बत है। और यहाँ पे कुछ चीजें हम दर्शा दे रहे हैं, जिसे भी आपको हम समझाएंगे। और जब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी, ये नक्शा लगभग आपका बन गया है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है जहां तक मैंने अच्छी से सब चीजें बना दी हैं। आइए दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये है तीसरा नदी तंत्र आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये मैंने उत्तर भारत का मैप बनाया है नीले रंग से, आउटर बॉर्डर एरिया जो है। ठीक है दोस्तों, और मैंने रेड कलर से आप लोगों के सामने गंगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको बनाया है। तो आइए समझ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, किन किन माध्यम से कहाँ से गुजरती है और किन किन जगह पे किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो जगह अंकित की है, ये जगह कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत में। हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र जहां से निकलेगी, जैसे जैसे चलेगी और जैसे जैसे सफर करेगी, वो चीजें बताएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। कहां पर दोस्तों? तिब्बत में। तिब्बत में, ठीक है। मानसरोवर के निकट। कहां पे? मान सरोवर के निकट। मानसरोवर के निकट कहां पर? चेमा युंग टुंग ग्लेशियर से। कहां पे दोस्तों? चेमा युंग डुंग, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, से निकलती है। आइए समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये तिब्बत क्षेत्र है। ठीक है, तिब्बत क्षेत्र में ये जो जगह है, मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग डुंग।
तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये जब नदी निकलती है तो शुरुआत में यहाँ पर इस क्षेत्र में इस नदी को सांगपो कहते हैं। तो तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक है, तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सांगपो का कुछ अर्थ है। तो जो सांगपो का अर्थ है वो ये है, सांगपो का अर्थ अर्धशोधक होता है। क्या होता है? अर्धशोधक, मतलब आधा शुद्ध करने वाला। ठीक है, अब तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र को हम भारत के किस राज्य के नाम से जानेंगे? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? ये क्षेत्र का क्या नाम है? अरुणाचल। AUR के नाम से लिख दे रहे हैं, यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। कहां से? यांग्याप दर्रा से। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस प्रवेश के साथ ही इस नदी का नाम बदल जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। क्लियर हो गया? अभी जब दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश को पार करके असम वाले क्षेत्र में, कहां पे? असम वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो असम घाटी है। क्या है? घाटी। इस तरह की घाटी जब यहां से बहती है असम में, तो असम में इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश से जब आगे बढ़ेगी, यहां से जब आगे बढ़ी, कहां से? अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ने पर असम में, असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कितना? किस नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब ये नदी, ये क्षेत्र किसका है? बांग्लादेश है। कौन सा क्षेत्र है ये? बांग्लादेश। जो 1971 के पहले जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, हमने अपना पोता पैदा किया पाकिस्तान बेटे से, इसको अलग करा के, तो अपना बेटे का बेटा क्या हो गया? पोता। तो अपना पोता है। ठीक है, वो वाला पोता, रिश्ते वाला, दूसरा मत समझना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश, यहां से इस जगह से नीचे बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, और जब बांग्लादेश में प्रवेश की, इसमें एक नदी तीस्ता नदी मिलती है, तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम हो जाता है? बांग्लादेश में इसमें तीस्ता नदी मिलती है। क्या? तीस्ता नदी। तब इसका नाम, तब इसका नाम जमुना हो जाता है। देख रहे हैं दोस्तों कितना नाम बदलती है। जब इसका नाम तीस्ता हो गया, गंगा नदी
ठीक, अब इधर से गंगा आ रही है। गंगा नदी का बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसको यहाँ पे जमुना कहते हैं, यहाँ पर सॉरी, गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। जब पद्मा और जमुना का मिलन होगा तो एक नई नदी का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलेगी तो कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है। ठीक है, और कहां पर अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। किसका? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। दुनिया का बड़ा डेल्टा, उस डेल्टा का नाम है सुंदर वन का डेल्टा। सुंदर वन का डेल्टा। वो डेल्टा का निर्माण किसकी वजह से होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की वजह से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार इसको हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, सदा नीरा या हिमालयी नदियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आइए इसको देखते रहिए और इसको समझते रहिए। आपको दोनों काम करना है, मुझे सिर्फ समझाना है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत। ऊपर यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, तो कहां से? तिब्बत में मानसरोवर के निकट, यहीं पे मानसरोवर झील है, यहीं पे मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगटुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का अर्थ होता है शोधन करना। जब ये नदी आगे बढ़ती है और यांग्याप दर्रे के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आके दिहांग नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? दिहांग नदी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग हो जाता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नदी के नाम से बहती हुई दक्षिण की तरफ आती है, फिर दक्षिण से पश्चिम की तरफ बहती हुई ये आपका असम क्षेत्र है। क्या है? असम क्षेत्र। असम क्षेत्र में प्रवेश करती है। असम प्रदेश में बहुत सारे बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, बराकर और केमांग और दो तीन नदियां और मेकांग, ये सब नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है और जब बांग्लादेश, ये आपका कौन सा दूसरा देश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें तीस्ता नदी आकर मिलती है, जिससे इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। और जब ये जमुना के नाम से आगे बढ़ती है तो गंगा नदी इसमें आकर मिलती है, और तो दोनों नदियों का संयुक्त जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो इस नदी का उद्गम स्थल चेमायुंगटुंग ग्लेशियर। नदी गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये नदी गिरने से पहले सबसे आखिरी नदी कौन सी मिलती है? इसमें गंगा मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको तो मिटा दें, उसके बाद पढ़ेंगे ना लिख के। देखो कितना जल्दी जल्दी मिट जाता है, पहले वाले पे अच्छे से नहीं मिट पाता था। तो जैसे मान लीजिए ये नदी इस तरीके से आ रही है, तो उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में उत्तरी सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की उत्तरी सहायक नदी, उत्तरी सहायक नदी। ठीक है, उत्तरी सहायक नदी हम लोग देख लेंगे। तो उत्तरी सहायक नदी में कौन कौन सी नदियां हैं? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी। कौन सी है? सुबनसिरी। दूसरा धनसिरी, उसके बाद कामेंग। ये उत्तरी सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी, धनसिरी और कामेंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मानस है और उसके बाद जिया भरेली।
और क्या है, मानस है, और क्या है, जिया बरेली। ये आसानी से याद हो जाएगी, याद करने की बात नहीं है। दो नदियों में सिरी लगा है। और हाँ, जैसे कि आप जब देखोगे कि कौन सी नदियां स्त्रीलिंग है या कौन सी नदियां पुरुष लिंग है, हिंदी में आता है ना लिंग बताने के लिए, तो दो चीज देखो, मेरा और मेरी लगा के उस जिस शब्द का लिंग पहचानने को आया है उसमें मेरा या मेरी लगाओ। मेरा लगा तो पुरुष लिंग आ गया, मेरी लगा तो स्त्रीलिंग। जैसे गंगा नदी, जैसे कौन सी नदी है, गंगा नदी, इसका आपको लिंग पता करना है, ठीक है। मेरा गंगा या मेरी गंगा, तो मेरी गंगा यानी क्या हो गई, स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप देखते जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र पे देखते हैं, तो मेरा ब्रह्मपुत्र या मेरी ब्रह्मपुत्र, मेरी ब्रह्मपुत्र बहुत अच्छा नहीं बैठा, लेकिन मेरा ब्रह्मपुत्र, यानी जितनी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग है, सिर्फ एक नदी को छोड़ के। ब्रह्मपुत्र नदी अकेली नदी है जो पुरुष लिंग है, बाकी सभी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुरुष के पहले श्री लग रहा है, सम्मान दे रहा है उसको, क्यों? क्योंकि इकलौता पुरुष नदी है, बाकी सभी नदियां महिला है। तो सुबनसिरी, धनसिरी, ठीक है, जिया भरेली और मानस। इस तरीके से आसानी से 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण में अगर देखेंगे तो कौन सी है, दिहांग। दक्षिणी सहायक नदी एक याद कर लो, दिहांग, आराम से, दिहांग। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र खत्म हो गया है। कल हम आप लोगों को पार्ट नंबर 7 पढ़ावेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसमें आपकी रहेगी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब मुझे आपसे थोड़ा सा 2 मिनट बात करना है, बात कर लेते हैं। 2 मिनट का समय दो मुझे, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, ठीक है। समाप्त, क्या हो गया, हिमालयी नदियां समाप्त, हिमालयी नदियां क्या हो गई, समाप्त। यानी कि हाफ कोर्स इस चैप्टर का खत्म हो गया, हाफ आप लोगों का बचा है। तो मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। और जितने भी बिहार बोर्ड के स्कूल हैं, 9, 10, 11, 12 के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उनके संपर्क में जितने भी मित्र हो, चाहे लड़का या चाहे लड़की, वो सभी अपने अपने मित्रों से जाकर मेरे इस चैनल के बारे में बताएं कि एक सर हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे से, डिटेल में समझा समझा के। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं कहा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, लेकिन मैं आज कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग अपने मित्रों के पास जाइए, उनको बताइए इस चीज के बारे में। अगर उनको ना मिले तो उनको ढूंढ कर बताइए कि कैसे मिलेगा, और उनसे बोलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो देखें। और उनका इसमें कुछ नुकसान नहीं है, फायदा ही है। देखें, सीखें, पढ़ें, आगे चल के चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें क्लास 10, क्लास 12 और क्लास 9 के बच्चे बोर्ड की परीक्षा या अपना वार्षिक परीक्षा या छमाही परीक्षा आराम से दे सकते हैं। और इसकी गारंटी लेता हूँ, जो भी एमसीक्यू में कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th और 12 के बोर्ड के एग्जाम की नजर से, बिहार बोर्ड के, वो सारे यहाँ से फंसेंगे। तो आगे चल के मैं श्रृंखला भी शुरू करने वाला हूँ 10th और 12th का। किसका, 10th और 12th का, 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न दे दिया और 4 विकल्प दे दिया, चारों में कौन सा विकल्प सही है। ये वाला 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर मैं आज से ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो अब पर डे मेरा 2 वीडियो आएगा, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक 10th और 12th के बोर्ड से रिलेटेड। और उसके बाद जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वो सब्जेक्ट जैसे जैसे मेरा खत्म होगा, जैसे मान लो अभी मैं 9th क्लास एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो पहले चैप्टर का सारा एमसीक्यू, दूसरे चैप्टर का सारा एमसीक्यू 1-2 दिन में मैं धीरे धीरे करके सारा अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो में जाइए, देखिए, और आप लोग देखिए, वीडियो देखिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोगों को कहीं पर कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जा रही है। रील्स वगैरह देखना बंद करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम, शुभ रात्रि। बड़ों को प्यार दें,
छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं की इज्जत करें। आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे इतना करने के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।